मिथिला के ग्रामीण क्षेत्र स्थित संदीप विश्वविद्यालय सिजौल में किसान मेला 2.0 का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन किसानों के आजीविका सशक्तिकरण, पोषण, सुरक्षा तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रसार के उद्देश्य से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार द्विवेदी ने की। किसान मेला के मुख्य अतिथि ग्रामीण कार्य विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता मनीष कुमार, अति विशिष्ट अतिथि कामेश्वर सिंह, दरभंगा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे रहे। संदीप फाउंडेशन के निदेशक आर्यन झा, बसैट के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मंगलानंद झा सहित अनेक गण्यमान्य अतिथि उपस्थित थे। मुख्य अतिथि एवं अति विशिष्ट अतिथि का स्वागत विश्वविद्यालय के संस्थापक सह अध्यक्ष मिथिला रत्न डॉक्टर संदीप नित्यानंद झा द्वारा मिथिला की प्राचीन परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। छात्राओं ने मधुर मैथिली गीतों के साथ अतिथियों का पारंपरिक स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। अपने संबोधन में डॉक्टर संदीप नित्यानंद झा ने कहा कि कृषि विश्व का सबसे प्राचीन पेशा है और भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ता पलायन चिंता का विषय है। विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के कारण किसानों की आय वृद्धि, आधुनिक कृषि यंत्रों, उन्नत बीज, बेहतर उर्वरक तथा नवीन कृषि तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय ग्रामीण विकास, कृषि नवाचार एवं सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने आगे कहा कि मिथिला की उपजाऊ मिट्टी, जल एवं अनुकूल जलवायु प्राकृतिक खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञ एवं छात्र समाज में जाकर किसानों को प्राकृतिक खेती, पोषक अनाज उत्पादन तथा उन्नत कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण देंगे। अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार द्विवेदी ने पर्यावरण अनुकूल एवं जलवायु सक्षम प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पर बल देते हुए वर्मी कंपोस्ट इकाई, मशरूम उत्पादन, जैविक खेती तथा प्राकृतिक कृषि उत्पादकों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने मेले में उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों को, प्रशासनिक अधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किए। किसान मेला में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, किसान नर्सरी, इफ्को, आधुनिक कृषि यंत्र निर्माताओं तथा सहकारिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्थापित सुधा डेयरी सहित 60 से अधिक स्टॉल लगाए गए। किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देने के साथ साथ विशेषज्ञों के सीधे संवाद का उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया गया। मधुबनी जिले के विभिन्न पंचायतों से आए उत्कृष्ट कृषकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कृषि विभाग के छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक तथा छात्राओं द्वारा मिथिला की पारंपरिक झिझिया नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिससे हजारों किसान बंधुओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के अंत में विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर नौरेश्वर रौनक ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर श्री राम पॉलिटेक्निक के प्राचार्य चंद्र प्रकाश, श्री महावीर ठाकुर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के संकायाध्यक्ष डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव के सभी विभागाध्यक्ष एवं भू अर्जन समिति के आमंत्रित सदस्य भी उपस्थित रहे। वहीं विश्वविद्यालय के अध्यक्ष संदीप एन झा पूरे स्टॉल घूमकर जायजा भी लिए। मिथिला से जुड़े पारंपरिक हस्तकला सामग्री को भी बारीकी से देखा। किसान मेला में बीज, कीटनाशक, पौधे, कृषि यंत्र सहित बड़ी संख्या में स्टॉल लगाए गए थे। जी बताइए। टेरेस फार्मिंग एग्रीकल्चर की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्लोपी एरिया, हिली एरियाज में हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में कन्वर्ट करके क्रॉप उगाते हैं। इंडिया की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए तो नेपाल, फिलीपींस, पेरू होता है। इससे सॉइल इरोजन कम होता है, वाटर कंजर्व होता है और इसमें क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसमें मैन पावर कम लगता है, मशीन द्वारा यहाँ काम नहीं किया जा सकता है, इसलिए लेबर पावर ज़्यादा लगता है। पानी का बात करें तो पहले तो हम लोग बारिश के द्वारा पानी लाएंगे। अगर बाय द वे बारिश नहीं हो रही है तो इरिगेशन द्वारा हम लगा सकते हैं या फुहारे। इसमें ज़्यादातर राइस, वीट, ये लगा गन्ना या लत्ती वाला पौधा यहाँ नहीं होता है। राइस वगैरह लगा। आप लोग नाम बताइए अपना। श्वेता कुमारी, BSc आप यही एग्रीकल्चर से पढ़ाई करते हैं? फ्रॉम संदीप यूनिवर्सिटी। जो भी किसान भाई यहाँ पे उपस्थित है वो सिर्फ किसान ही नहीं है, वो उनको हम लोग अन्नदाता कहते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और सदियों से 90% इकोनॉमी जो हिंदुस्तान की रही है वो कृषि पे आधारित रही है। जैसे धान, गेहूं, दलहन, तिलहन बरसों से, सदियों से हमारे देश में आता रहा है और हमारा देश काफी अच्छे हालात में थे और सोने की चिड़िया कहलाया जाता था कृषि के आधार पर ही।
लेकिन कालांतर में विशेषकर अंग्रेजों के शासनकाल में कृषि का बहुत अधिक नुकसान हुआ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं उनको आप लोग ज्यादा टाइम सुने, हमको तो हम सुनते ही रहते हैं। संक्षिप्त में बता रहा हूं, अंग्रेजों के शासनकाल में कृषि को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और इसके पहले यह बताता हूं, हमारी कृषि इतनी अच्छी थी, यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी थी, जो सदियों से विदेशियों का आक्रमण उसी वजह से होता रहा है। और इतिहास को अगर देखेंगे तो जिस क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ है, खेती अच्छी होती है, वहीं पर विदेशियों का आक्रमण ज्यादा होता रहा है। उदाहरण के तौर पे आप हिंदुस्तान भारत समझ लें, अफ्रीका समझ लें या साउथ अमेरिका समझ लें, यहाँ की खेती अच्छी होती थी, इसलिए वहां पे विदेशियों का आक्रमण ज्यादा होता रहा। अंग्रेजों के शासनकाल में कृषि का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पहले किसानों को आजादी थी अपनी खेती करने के लिए, अपने हिसाब से खेती करने के लिए, लेकिन जब अंग्रेज आए तब क्या हुआ, नील की खेती शुरू हो गई, कपास की खेती शुरू हो गई, अन्य बहुत तरह के ऐसी खेती शुरू हो गई जो मैनचेस्टर के कारखाना में काम आता है। इसकी वजह से यहाँ का जो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, वो कम होता गया। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, आपका समस्या आई जब वर्ल्ड वॉर 1 आया। प्रथम वर्ल्ड वॉर 1 में, प्रथम विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों की सेना बाहर लड़ती थी तो यहां से अनाज को भेजा जाता था कम दाम पे। अंग्रेजों की जो कॉलोनीज थी वहां पे कम रेट पे यहाँ पे किसानों से अनाज लेके वहां भेजा जाता था। सबसे अधिक नुकसान आपका द्वितीय विश्व युद्ध के आते आते हुआ। और उसके बाद में फिर आपका ये बंगाल का जो महाअकाल जिसको बोलते हैं, द ग्रेट फेमिन ऑफ बंगाल, इन सब के वजह से किसानों की हालत बहुत दयनीय हो गई। कहते हैं अंग्रेजों ने इसको इतना सताया किसानों को, जब वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा लग रहा था जैसे जापान इंडिया को अटैक कर देगा और हासिल कर लेगा, तो उन्होंने सोचा ऐसा हाल कर दो जो जापानीज को कुछ न मिलेगा यहाँ पर। इस बेरहमी से अंग्रेजों ने यहाँ पर किसानों को लूटा। लेकिन जब आजादी के बाद के 4-5 साल में भी बहुत कुछ बदलाव नहीं आया। आपको पता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इतिहास में, हम लोग के द्वितीय प्रधानमंत्री, हालात इतने खराब थी जो हम लोग अपना अनाज अमेरिका से इंपोर्ट करते थे। और 1965 जब वॉर हुआ था, इतिहास से पढ़ते हैं, जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने क्या कहा था, जो हफ्ते में 1 दिन उपवास करो जिससे अनाज का बचत होगा। लेकिन मैं श्रेय देना चाहता हूं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो खुली है, जो यहाँ पे जो कृषि विज्ञानी जो बैठे हुए हैं, उन सब के वजह से आजादी के बाद हम लोग के अनाज के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई। सबसे पहले हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। जब हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति के साथ साथ बहुत सारे डैम्स आए, भाखड़ा नांगल, बहुत तरह के डैम आए, और मिरेकल सीड्स, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, मिरेकल सीड्स या बोले मैजिकल सीड्स, ये आया और आपका फसल तिगुना हो गया। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, और ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से खाद्य संकट बहुत हद तक दूर हो गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद आता है आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसमें अमूल जैसी कंपनी आती है, और व्हाइट रिवॉल्यूशन की वजह से हमारा देश दूध का नंबर 1 प्रोड्यूसर हो जाता है पूरे वर्ल्ड में। व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद आता है आपका ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। नीली क्रांति की वजह से आपका मत्स्य पालन बढ़ जाता है।
हमारे यहाँ पे अभी पूरे हिंदुस्तान में मत्स्य पालन बहुत अच्छा है। ब्लू रिवॉल्यूशन के बाद आता है गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन की वजह से आपका फलों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, मधुमक्खी का पालन, यह होता है आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन से। उसके बाद आता है ऑरेंज रिवॉल्यूशन, सॉरी पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन से प्याज की खेती में बहुत ज्यादा पैदावार हो जाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी काफी आ जाती है। और उसके बाद आता है प्रोटीन रिवॉल्यूशन, जिससे आपका जो हम लोग दलहन, तिलहन, ये भी काफी मात्रा में हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे, और प्रोटीन रिवॉल्यूशन से आपका दलहन, तिलहन का भी प्रचुर मात्रा में उत्पादन होने लगता है। और इसका श्रेय मैं देता हूं जो अभी जो देश में तमाम जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुली है, उनके जो साइंटिस्ट जो बैठे हैं, उनके वजह से ये संभव हो सका है। और सबसे अधिक ऑटोमेशन के ऊपर में, आपको हम बता दें, आजादी के समय 1 लाख हेक्टेयर जमीन के पीछे 7 ट्रैक्टर हुआ करता था। मोटे तौर पर बता दूं, हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ का हेक्टेयर बोलते हैं। तो 2.5 लाख एकड़ और बीघा लगभग हमारे यहाँ का सेब होता है। 2.5 लाख बीघा पे हमारे देश में सिर्फ 7 ट्रैक्टर हुआ करता था, जबकि आज की तारीख में हर किसान के पास में एक ट्रैक्टर है। तो इससे तो मैजिकल सीड्स, जिसको आप लोग बोलते हैं मिराकल सीड्स, ऑटोमेशन, सिंचाई की सुविधा, खाद की सुविधा, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक जिसको कहते हैं, इन सब की वजह से हमारा जो देश है वो मतलब खाद्य संपन्न राष्ट्र बन जाता है। और वापस मैं इसका जो श्रेय है मैं कृषि वैज्ञानिकों को देता हूं। फिर से कहता हूं, यह संभव सिर्फ ये जो हम लोग खाद्य संपन्न बने हैं वो सिर्फ ट्रैक्टर के गड़गड़ाहट की वजह से नहीं हुआ है। यह हुआ है हमारे जो कृषि वैज्ञानिक जो अपने रूम में पेन की खड़खड़ाहट और माइक्रोस्कोप की वजह से हुआ है ये चीज। तो इसके लिए हम लोगों को आज के दिन हमारे कृषि वैज्ञानिकों को इसका श्रेय देना चाहिए। और हम कहते हैं, हम लोग ये जो श्री महावीर ठाकुर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर स्टार्ट करने का मेन मकसद था, ये जो बिहार और मिथिला विशेषकर कृषि प्रधान है, यहाँ पे आपके आयरन ओर्स तो मिलेंगे नहीं, कोयला मिलेगा नहीं, यहाँ की खेती बहुत उपजाऊ है। हम आप लोगों से, किसान भाइयों से अब आह्वान करना चाहेंगे, जो धान और गेहूं के साथ साथ आप लोग कैश क्रॉप भी करें, जिससे आपको पैसा मिलेगा। और ये एग्रीकल्चर स्कूल के माध्यम से, एग्रीकल्चर कॉलेज के माध्यम से हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बना रहे हैं, हम लोग एग्रोप्रेन्योर्स बना रहे हैं। और हमें यहाँ पे जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, इसे देख के हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और हम आप लोगों को आश्वासन देते हैं, अगले साल इससे भी बृहद तरीके से हम करेंगे। मास्टर साहब ने, राम प्रकाश सिंह जी ने हमें सुझाव दिया था, जो किसानों के जो लोकल नीड्स है, उनके रोज जो उनको जो काम में आता है, उन सब चीज़ों को भी आप का भी स्टॉल रखें। जैसे बीज तो है, लेकिन बीज को किससे छिड़काव करेंगे, वो मशीन भी यहाँ आना चाहिए, जो किसान भाई उसको ले सकते हैं। अब आपको आश्वासन देते हैं, जो अगले साल और भी हम लोग मेहनत करेंगे और भी अच्छा स्टॉल लगाएंगे, जिससे यहाँ के किसान भाइयों को मदद मिलेगा। साथ ही हमारे जो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के डीन हैं और हमारे ऑनर वाइस चांसलर हैं, उनको हम कहेंगे, आपकी जो प्रयोगशाला है, आपकी जो लैब्स है, उसको आप यूज करें, आप जो साइंटिस्ट हैं उनको यूज करें, यहाँ के मिट्टी का टेस्टिंग के लिए, जो कौन मिट्टी यहाँ, उसके ऊपर में एनालिसिस करें और कैसे कैश क्रॉप हो सकता है, और कौन सा अच्छे बीज उनको उपलब्ध कराएं, अच्छा खाद, अच्छा पेस्टिसाइड उपलब्ध कराएं। और सबसे लास्ट में मैं आपको किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, खाद के ऊपर में कम डिपेंडेंट रहें और जैविक खेती करें। इससे आपका मिट्टी की उर्वरा शक्ति
बची रहेगी। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मिथिला, जय बिहार, जय हिंद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।